चलें जी हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, तो हम उसी हिसाब से इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बड़ी एक फ़ील्ड है और इसमें हम इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे जी वेस्पर थ्योरी की। वेस्पर थ्योरी में के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी? तो ये 4 जो टॉपिक हैं, इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक अलग कंसेप्ट वो होने वाला है वो हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर भी हम बात करेंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी हम खुल के बात करेंगे। बेसिकली ये तमाम जो हमारे पास थ्योरीज़ हैं ये इसी को ही डिस्क्राइब करती है और साथ ही साथ यहाँ पर हम बॉन्ड की भी बात करेंगे। बॉन्ड नेचर के हम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बॉन्ड के नेचर यानी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी? और इसी तरह से जो बॉन्ड से रिलेटेड हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है जी? अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात करेंगे और इसी तरह से हमारे पास जो बॉन्ड से रिलेटेड है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स की हम बात करेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड्स की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो बॉन्ड होने वाला है। बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो केमिकल बॉन्ड की बात होने वाली है और साथ ही साथ टाइप ऑफ बॉन्ड की और टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर हो गया और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जिस पे ये तमाम थ्योरीज आती है, इन तमाम पर हम खुल के बात करेंगे, ठीक है जी? तो इन तमाम कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हर एक कंसेप्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो हमारे पास इन सब से हट के एक और कंसेप्ट होने वाला है जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने बॉन्ड को समझना है तो। और वो हमारे पास होने वाला है बॉन्ड के हवाले से, वो हमारे पास होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी? तो हम इस पर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी? तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली इस पे हम ग्रेड 9 से इस पर हम बात करते हुए आ रहे हैं व्हाट इज मीन्स बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में एक जर्नल समराइज, क्योंकि इन तमाम कंसेप्ट को समझने के लिए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना बड़ा ज़रूरी है, तो उस पर हम एक ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि हम नज़र डालेंगे और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमें पता है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की तरफ जाएँ, सो वी नो दैट इट इज़ अ पावर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है जी? फॉर एग्जांपल, ठीक है जी? तो मैं पहले चलो इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ। द पावर, ठीक है, मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ, द पावर टू अट्रैक्ट, द पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है जी? तो कोई भी एटम हो, ठीक है, और उसके अंदर शेयर्ड पेयर से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम हो, ठीक है जी, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो, तो दूसरे के साथ अगर उसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, ठीक है जी? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ HCl की, ठीक है जी? तो ये हाइड्रोजन अलग एटम है, ठीक है जी? एज वी नो दैट हाइड्रोजन एक अलग एटम है और क्लोरीन जो है ना अलग एटम है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हर दोनों की जो है ना पावर अलग अलग है। हम दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है ना। ये उस एटम की पावर की बात करते हैं जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड हुआ है ना उसको अपनी तरफ खींच सके। जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें ना तो क्लोरीन की जो पावर है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की बात करता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाए, अपने पास ज़्यादा रखे। दिस इज द पावर एंड दिस पावर इज नाउन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी? यानी शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की पावर को। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको भी अपनी तरफ
खींच के रखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली ना इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। ये 0 से लेकर हमारे पास 4 तक की इसकी वैल्यू होती है। 0 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ही कम, 4 मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर 4 तक हो सकता है, और जो सबसे कम होता है ना वो 0.1 या 0 समथिंग होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसको मेजर करने के लिए ना कोई यूनिट मौजूद नहीं होता, बट यहाँ पर हम एक स्केल से इसको मेजर करते हैं। उस स्केल को कहा जाता है लेनस स्केल, लाइनस स्केल कहा जाता है, ठीक है जी। और लाइनस स्केल में जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक होता है। तो 0.1, 0.2, इसी तरह 1.1, 1.2, तो पॉइंट में भी हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो पावर होती है वो 4 होता है, मिनिमम होता है 0। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ठीक है, तो सबसे जो लो पावर होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एटम को अपनी तरफ खींचने की सबसे कम जो सलाहियत होती है वो हमारे पास है फ्रेंशियम की, Fr रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसकी पावर कितनी है, 0. हम ये लिख सकते हैं 0.7 समथिंग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, यानी बहुत ही कम है। और हाईएस्ट किसकी होती है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट जो है ना हमारे पास वो होता है फ्लोरीन की, ठीक है जी। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है हाईएस्ट होता है, और इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास 3.98 समथिंग होती है, यानी हम इसको 4 भी कभी कभार कंसिडर करते हैं। तो हाईएस्ट फ्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। एंड जो लोवेस्ट है हमारे पास वो फ्रेंशियम का होता है। जो ज़्यादातर यहाँ पर जो एटम यूज़ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लोरीन इस्तेमाल की है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो तकरीबन, मैं यहाँ पर लिखूँ आपको आइडिया हो जाएगा, वो हमारे पास है 3.76, ठीक है जी। 3.76 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी बहुत ही कम होता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर वो तकरीबन 2.20 समथिंग होता है, 2.20 समथिंग, ठीक है जी। तो हर एटम की पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होता है। और इन दोनों को जब हम मेजर करते हैं ना कोई भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, तो हम हर एक का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो बॉन्डेड है, जैसे HCl यहाँ पर है ना, तो इन दोनों की पावर को देखेंगे, जिसका ज़्यादा है मतलब उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, और जिसका कम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर रहेगा, तो हम कहेंगे क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होकर रहेगा। सो दिस वॉज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम थोड़ा सा आगे इस कंसेप्ट को लेके जाते हैं, ठीक है जी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हमारे पास बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि 2-3 ऐसे फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, ठीक है जी। और इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इफेक्ट करता है वो हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड जो फैक्टर है वो हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे पास टोटल 3 ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज पर, हम शॉर्टली इसको डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ एटम, साइज जितना लार्जर होगा, बड़ा होगा, ठीक है, साइज जितना लार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हम कह सकते हैं ना वैल्यू जो है ना वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा। और अगर साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होगा, हाई होगा। समझ गए, पहला फैक्टर तो ये हो गया, साइज छोटा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर लेस, साइज स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाई। इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ लार्जर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी क्या होगा, हाई होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर लो चार्ज होगा या स्मॉल चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी लेस होगा। इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, अगर शील्डिंग इफेक्ट हाई होगा, ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है ना वो लेस होगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट लेस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरह से आपने इसको समझना है कि किस तरीके से ये चीज़ें इफेक्ट
करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। अच्छा, ये हो गया फैक्टर। अब मैं इसकी लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ। लास्ट जो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास होता है ट्रेंड की हम बात करेंगे। ठीक है जी, ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड से मुराद है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है जी, यानी इन अ पीरियड जाएंगे तो इसकी इफेक्ट क्या होगा, और टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे, टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगा या ट्रेंड में हम बात करेंगे या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो लेफ्ट से राइट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पावर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है जी, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हो गया इसका ट्रेंड। अब इनका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। तो रीजन की अगर हम बात करें तो ये तीन जो फैक्टर है ना उसी की वजह से। अगर हम लेफ्ट से राइट बात करें तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज। साइज ऑफ एटम क्या होता है, साइज हो जाता है डिक्रीज, छोटा होता है ना एटम का साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट से राइट बात की बात करें तो बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी क्या होगा, इंक्रीज। देखो ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम रहता है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, इसी तरह से अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो हमारे पास जो साइज होता है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे ना तो साइज इंक्रीज होता है क्योंकि शेल बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होगा, लेस होगा। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज हालांकि बढ़ता है लेकिन साइज की वजह से उसका इतना इफेक्ट हमें होता हुआ नजर नहीं आता। और थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट है, तो शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी क्या होगी, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार नो इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ओवरऑल इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट। और यहाँ पर देखें तो टॉप टू बॉटम दो बार डिक्रीज हो रहा है और एक का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसकी जो ट्रेंड है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल आता है, वो है हेलोजन की हम बात करें। ठीक है, तो हेलोजन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा, ये फ्लोरीन है। ठीक है जी, हम आ रहे हैं जी टॉप टू बॉटम। ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और तीसरा हमारे पास है स्टेटिन। तो ये टॉप टू बॉटम की हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, टॉप टू बॉटम हम अगर आए, ठीक है जी, यानी कि हम बात कर रहे हैं जी ग्रुप की पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उससे कम किसकी होता है, क्लोरीन का होता है, उससे कम ब्रोमीन का होता है, उससे कम हमारे पास आयोडीन का होता है, और सबसे कम हमारे पास स्टेटिन का होता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, सिमिलरली अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट यानी पीरियड की बात करें, ठीक है जी, तो हम थर्ड पीरियड का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ठीक है जी, इसी तरह से सिलिकॉन, इसी तरह से फास्फोरस, इसी तरह से सल्फर और इसी तरह से क्लोरीन। तो ये हम बात कर रहे हैं जी लेफ्ट से किसकी तरफ बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे जो ज़्यादा सोडियम का जो है ना कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का, इससे ज़्यादा होता है अल्मोनियम का, उससे ज़्यादा होता है सिलिकॉन का, उससे ज़्यादा होता है फास्फोरस का, उससे ज़्यादा होता है सल्फर का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ओवरऑल देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। सो दिस वाज द ऑल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।